दोस्तों नमस्कार। अभी तक हम लोगों ने सिंधु सभ्यता के बारे में कुछ जानने की कोशिश की। मैंने कोशिश की आप लोगों को कि बताया जाए कुछ ऐसी बातें जो शायद आपको अभी तक नहीं मालूम हो, लेकिन फिर भी कहाँ तक मैं कितना मैं आपको सही कितना गलत बताया, इन सारे के बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी कमेंट को पढ़ता भी हूँ और उसका जवाब भी देने की कोशिश करता हूँ। मेरी ये ज़रूर एक इच्छा रहती है कि आप लोग कमेंट करें और अच्छी तरह मैं आपके कमेंट से ही अपने आप को निखार भी सकता हूँ, अपना वीडियो को अच्छा बना सकता हूँ, क्योंकि आपके कमेंट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंस है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करेंगे। देखिए, अभी तक इस टॉपिक के तहत में 3 वीडियो बन चुका है। मैं चाहूँगा तीनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँ और कोशिश करूँगा देने के लिए। अभी तक जो वीडियो बना है उसमें अभी तक पहला वीडियो आपका सिंधु सभ्यता के बारे में कुछ उसकी जानकारियाँ हैं, सेकंड है नगर योजना के बारे में, और तीसरा वीडियो मुख्य स्थल में यानी प्रमुख स्थलों में से 3 स्थल का है। आगे भी जो वीडियो बनने जा रहा है, यानी आज जो वीडियो लोड होगा, वो उस वीडियो में पूरी स्थलों का जितने भी स्थल हैं उन सारे स्थलों के बारे में आपको बताया जाएगा। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग से गुजारिश करता हूं इस बात को लेकर कि जो इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, जो सब्सक्राइब कर चुके हैं लाइक शेयर और कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला स्थल होगा वो है लोथल। ठीक है, वो स्थल है लोथल, याद रखेंगे लोथल। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक स्थल है लोथल। ये स्थल कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है, जगह का नाम है सगरवाला, अहमदाबाद गुजरात। ध्यान रखेंगे, ये स्थल गुजरात में है। मैंने अभी भी बताया कि क्यों ये महत्वपूर्ण स्थल है। क्यों महत्वपूर्ण स्थल है? तो याद रखेंगे इस बात को लेकर कि महत्वपूर्ण स्थल इसलिए है क्योंकि ये सिंधु सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह है। याद रखेंगे, यह स्थल एकमात्र बंदरगाह है। बंदरगाह को आप लोग समझते होंगे, जिस तरह बस जहाँ पे लगता है उसे बस पड़ाव कहते हैं, जहाँ पर रेल लगती है उसे रेलवे स्टेशन कहा जाता है, जहाँ पर हवाई जहाज लगती है उसे हवाई अड्डा कहा जाता है, और जहाँ पानी वाला जहाज लगता है वहाँ पर उसे बंदरगाह कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए ये बंदरगाह है। इस बंदरगाह से मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, न जाने जितने भी जहाँ से भी व्यापार होता होगा उन सारे जगहों से यहाँ पर व्यापार होता था। यानी व्यापार, समुद्री व्यापार इसी जगह से होता था। याद रखेंगे। ठीक है, इसका जिस नदी किनारे ये स्थल है उस नदी का नाम है भोगवा नदी। ध्यान रखेंगे, भोगवा नदी। जिसने इसकी खोज किया था उसका नाम है M.R. राव। ठीक है, याद रखेंगे M.R. राव, इसने खोज किया था। याद रखेंगे कब खोज किया था? तो 1955 में खोज किया था। नदी का नाम है भोगवा नदी के किनारे ये बसा था, यानी कोई न कोई नदी तो होगा ही। ठीक है, तो इतना तो इनके लिए एक क्या बोला जाए इन्फॉर्मेशन है लोथल के बारे में। आगे जो यहाँ पर हम देखेंगे उनमें से आपको ये लगेगा कि लोथल जो स्थल है, यहाँ की रहन सहन, यहाँ की भौतिक वस्तुओं, इन सब के बारे में देखने के बाद ये प्रतीत होता है कि लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा राजधानी है। ठीक है, तीसरा राजधानी है। कैसे कहा गया इतिहासकार द्वारा? इसलिए कहा गया कि यहाँ पर जो भौतिक वस्तुएं दिखाई पड़ा, इसके साथ साथ में कुछ उत्खनन से जो चीज़ मिली है उससे देखने के बाद ये लगा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बाद ये तीसरा स्थल ऐसा है जो कि एक राजधानी के टाइप में नज़र आता है। ठीक है, आगे यहाँ पर से फारस की मुद्रा मिली है। ध्यान रखेंगे, यहाँ से फारस की मुद्रा मिली है।
अब फारस की जो मुद्रा मिली है तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि फारस की मुद्रा यहाँ कैसे आई। इसका मतलब है कि फारस और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच में व्यापार होता था, श्योर व्यापार होता था। अगर व्यापार नहीं होता तो वहाँ की मुद्रा यहाँ नहीं, यहाँ की मुद्राएं वहाँ नहीं मिलती, श्योर रहिएंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि व्यापारिक स्थल है, कभी न कभी व्यापार हुआ होगा और कुछ मुद्राएं वहीं रह गई, ठीक है, खुदाई से प्राप्त हुई है। एक बात ध्यान रखेंगे, मैंने आपको बताया था कि नगर दो तरह से बना था। एक तो सिंपल आवास होता था, यानी आप नगर कह सकते हैं, ठीक है, सिंपल आवास होता था। दूसरा था दुर्ग, ठीक है, दुर्ग था। तो याद रखेंगे, जो सामान्य आवास हुआ करता था और शासक वर्गों का या समृद्ध वर्गों का जो आवास हुआ करता था, जिसको दुर्ग कहा जाता था। लोथल एक ऐसा स्थल है हड़प्पा सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का, कि दोनों का दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था, यानी एक ही दीवार से घिरा हुआ था। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो याद रखेंगे कि लोथल स्थल जो है उसका रक्षा प्राचीर दोनों का एक ही से घिरा हुआ था। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। ध्यान ये भी आपको रखना है कि यहाँ से चावल की भूसी मिला है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो चावल और बाजरे का साक्ष्य मिला है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, साक्ष्य मिला है। अब आपको इतना पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में चावल की खेती नहीं होता था, तो फिर यह चावल कहाँ से आया, ये भी है। तो गुजरात है, एक बात और ध्यान रखेंगे, ये आपका बंदरगाह स्थल है, हो ना हो चावल कहीं से आया होगा, कुछ चावल वहाँ छूट गया, नहीं खा पाया होगा आप, और इसके बाद वो सभ्यता नष्ट हो गई, तो चावल वहाँ का वहाँ धरे का धरे रह गया। तो चावल मिला, इसका मतलब ये नहीं है कि चावल वहाँ उत्पादन हुआ करता था। देखिए दोस्तों, याद रखेंगे, जो भी हम लोग जान रहे हैं आज, वो उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं के साक्ष्य जानते हैं। और हर समय जब आप मेन लिखेंगे, यूपीएससी हो या बीपीएससी, चाहे कोई भी पीसीएस हो, तो वहाँ पे आपको संभवता लगाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्ट कुछ भी नहीं मालूम है, ठीक है। क्योंकि वहाँ की जो वस्तुएं मिली, आज की वस्तु से हम उसे कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, और इस आधार पे इतिहासकारों ने हमारे तक यानी सब तक पहुँचा दिया गया बातों को, ठीक है। नेक्स्ट है, याद रखेंगे, यहाँ पर 3 युगल समाधि मिला है, ध्यान रखेंगे, यहाँ पर 3 युगल समाधि मिला है। तो यहाँ पे जब 3 युगल समाधि मिला है, इससे एक चीज तो समझ में आता है, ठीक है, 3 युगल समाधि मिला है, इससे एक चीज स्पष्ट होता है, इतिहासकारों ने सती प्रथा का जिक्र करते हैं, क्योंकि एक कब्र में, एक समाधि में स्त्री पुरुष दोनों का अस्थियां मिली है। तो इस आधार पर इतिहासकार ये कहते हैं कि उस समय में भी सती प्रथा प्रचलन में था। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखेंगे कि सती प्रथा था कि नहीं था, ये तो अलग बात है। इतिहासकार ने इस चीज़ को कहा है कि सती प्रथा का उल्लेख किया गया है, क्योंकि एक ही कब्र में स्त्री और पुरुष दोनों का अस्थियां मिलने की वजह से। ये भी तो हो सकता है कि एक साथ दोनों का किस कारण से मृत्यु हो गया होगा, जहर खा लिए होंगे, किसी कारण से कोई मार के डाल दिए होंगे, क्योंकि लिखा हुआ मेरे पास कुछ भी नहीं है। हमें अस्थि मिला तो हमें उसे कह दिया गया सती प्रथा। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखेंगे, एग्ज़ाम पास करना है, ये भी ध्यान रखेंगे, और एग्ज़ाम पास करना है तो आपको याद रखना पड़ेगा कि सती प्रथा का भी उस समय प्रचलन था। लेकिन अपने दिमाग को भी खोल कर रखिएगा, क्योंकि यूपीएससी और या किसी पीसीएस में आपके दिमाग कितना चलता है, इसी का टेस्ट भी लिया जाता है, ध्यान रखेंगे, दिमाग को दौड़ाना है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ से घोड़े की लघु मृण मूर्तियाँ मिली है, ध्यान रखेंगे, यहाँ से घोड़े की लघु मृण मूर्तियाँ। याद ये भी रखेंगे कि घोड़ा सिंधु सभ्यता का देन नहीं है, घोड़ा जब भी आया फारस से आया।
तो हो ना हो लघु की घोड़े की मूर्तियाँ मिली है, घोड़ा देखा होगा, उसकी मूर्ति बना दिया गया होगा, ये भी तो हो सकता है। तो याद रखेंगे घोड़े का लघु मूर्तियाँ लोथल से प्राप्त हुई है। ये था आपका लोथल स्थल, ध्यान रखेंगे। गुजरात में है, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में बंदरगाह था, भगवा नदी किनारे M.R. राव द्वारा 1955 में खुदाई किया गया था। तीसरा राजधानी है, फारस की मुद्राएं मिली, चावल बाजरे का साक्ष्य मिला है, युगल समाधियाँ 3 युगल समाधियाँ मिली है जिसमें सती प्रथा का उल्लेख की बात किया करता है, और लास्ट में घोड़े की मीन मूर्तियाँ मिली है। बस इतना याद रखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला है आपका स्थल, वो है रोपड़। ठीक है, चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं। पहले मिटाने क्रम में मुझे कुछ लेना पड़ेगा, कपड़ा लेना पड़ेगा कहीं से, तो चलिए हम लोग मिटाते हैं और आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अगला स्थल है रोपड़। अगला स्थल है रोपड़। देखिए रोपड़ के बारे में एक बात तो ध्यान रखेंगे, ये पंजाब प्रांत में है। रोपड़ है कहाँ, तो पंजाब प्रांत में है। नदी के नाम देखेंगे तो सतलज नदी, ठीक है, याद रखेंगे। रोपड़ पंजाब प्रांत में है। बहुत जगह में पंजाब का रोपड़ जिला भी लिखा मिलेगा आपको, पंजाब प्रांत में है। नदी का नाम याद रखेंगे सतलज, ठीक है, सतलज नदी। ये तो याद हो गया, ठीक है। इसकी खोज किसने किया था, तो खोज याद रखेंगे यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा द्वारा इसकी खोज किया गया था। तो है कहाँ, पंजाब प्रांत में, यज्ञदत्त शर्मा द्वारा से खोज किया गया था। यहाँ पर याद रखेंगे शवों को अंडाकार गड्ढों में दफनाते थे, याद रखेंगे शवों को अंडाकार गड्ढों में दफनाते थे, याद रखेंगे। यानी यहाँ पर शव को दफनाने के लिए एक गड्ढा बनाता था, लेकिन वो गड्ढा होता था कैसे, अंडाकार में होता था, ठीक है। एक बात और ध्यान रखेंगे, रोपड़ में मनुष्य के साथ साथ पालतू कुत्ते को भी दफनाया गया है, याद रखेंगे। मनुष्य के साथ साथ पालतू कुत्ते को भी दफनाया गया है। इसका भी साक्ष्य प्राप्त हुई है रोपड़ से, ठीक है, रोपड़ से प्राप्त हुई है। तो इसी प्रकार एक और जगह है जो पहले मनुष्य के साथ साथ कुत्ते को दफनाता था, वो है नवपाषाण कालीन स्थल, वो है नवपाषाण कालीन स्थल। नवपाषाण कालीन स्थल कहाँ है ये स्थल ये बुर्जहोम, याद रखेंगे बुर्जहोम, ये कहाँ है, कश्मीर में है, ठीक है। तो याद रखेंगे इतना सा चीज़ें कि रोपड़ पंजाब प्रांत में है, नदी सतलज नदी किनारे, यज्ञदत्त शर्मा द्वारा इसकी खोज किया गया था। शवों को अंडाकार गड्ढों में दफनाते थे। मनुष्य के साथ साथ पालतू कुत्तों को भी यहाँ पर दफनाते थे, यानी मालिक मर गया तो उसका पालतू कुत्ता को भी दफना दिया जाए, ठीक है। और आगे आपको ये भी देखना है कि एक स्थल है, इस समय की नहीं है, इस सिंधुघाटी सभ्यता की नहीं है, नवपाषाण कालीन स्थल है, वो है बुर्जहोम। वहाँ पर भी जो खुदाई किया गया था, तो वहाँ के भी कब्र से पालतू कुत्ते का हड्डी मिला, यानी मालिक के साथ साथ में पालतू कुत्ते का भी हड्डी मिला है, ठीक है। नेक्स्ट स्थल है वो है आपका कालीबंगा, ठीक है। नेक्स्ट स्थल है कालीबंगा। इसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, ध्यान रखेंगे। इसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, एक बात तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये स्थल है कहाँ, तो याद रखेंगे राजस्थान में है, ठीक है। ये स्थल कहाँ है, राजस्थान में। राजस्थान में जिला गंगानगर जिला राजस्थान में है। राजस्थान का एकमात्र अच्छा स्थल, ठीक है, कालीबंगा, याद रखेंगे। नदी का नाम याद रखेंगे, घग्गर नदी किनारे है।
घग्घर नदी किनारे है। इसके बाद इसकी खोज जो किया था 1951 में अमलानंद घोष, ध्यान रखेंगे। और 1961 में बीबी लाल और बीबी थापर, ठीक है, बीबी लाल एंड बीके थापर, बीके थापर। तो इतना तो याद रखना आपको है, ठीक है, कि कालीबंगा शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ होती है। राजस्थान में मिला है ये स्थल, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में घग्घर नदी किनारे ये स्थल है। 1951 में से खोज किया था अमलानंद घोष ने और 1961 में से खोज किया बीबी लाल एंड बी के थापर द्वारा इसकी खोज किया गया, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण जो अभी तक पूछा गया इस स्थल के बारे में, तो यहाँ से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, ध्यान रखेंगे, जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ठीक है। जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुई है कहाँ से? कालीबंगा से। दो चीज़ ध्यान रखेंगे कि एक तो यहाँ पर जूते हुए खेतों का साक्ष्य मिला है, ठीक है, और दूसरा चीज़ें एक हल की आकृति मिलेगा, वो आपको बनवाली मिलेगा, ठीक है। वो बनवाली हम इसके जस्ट बाद बनवाली पे आ रहे हैं, तो याद रखेंगे जूते हुए खेतों का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुई है और हल की आकृति यानी हल का मतलब मूर्ति, सॉरी मूर्ति तो नहीं कर सकते हैं, हल की जो मेन मूर्तियां हैं वो कालीबंगा से प्राप्त हुई है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बारे में, ठीक, इसके बारे में देखते हैं कुछ चीज़ें। चलिए इसको पहले मिटा देते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण उपलब्धि है वो है आपका एक जूते हुए खेत का साक्ष्य मिलना, ठीक है। यहाँ की जो चबूतराएं होती थी वो ऊंचे ऊंचे होते थे। चबूतराएं जो कालीबंगा का हुई है वो ऊंचे ऊंचे होते थे, इसलिए यहाँ पर इसके अतिरिक्त वहाँ पर हवन कुंड भी मिला है, ठीक है। चबूतरा में हवन कुंड मिला है, इसका मतलब ये है कि हो ना हो उन चबूतरों में, ठीक है, चबूतरों में हवन कुंड मिला है, ठीक है। कहाँ पर? कालीबंगा में। तो हो ना हो पूजा पाठ चलता होगा, उन चबूतरों को बनाया गया होगा कि पूजा पाठ करने के लिए, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तो चबूतरों के में हवन कुंड मिलना का मतलब है कि वहाँ पर पूजा पाठ होता होगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि एक तो हड़प्पाकालीन संस्कृति मिला ही है, 2007 में प्राक हड़प्पाकालीन संस्कृति भी मिला है, ठीक है। यानी यहाँ पर हड़प्पाकालीन संस्कृति तो मिला ही है और यहाँ पे प्राक हड़प्पाकालीन संस्कृति भी मिला हुआ है, ठीक है। यानी दोनों संस्कृति का यहाँ पर मिलन हुआ है, प्राक हड़प्पाकालीन और हड़प्पाकालीन, ठीक है। हड़प्पाकालीन संस्कृति भी कहाँ पर? कालीबंगा में प्राप्त हुई है, ठीक है। इसके बाद यहाँ की भवनों का निर्माण जो कच्ची ईंटों से द्वारा हुआ है और जो यहाँ की जो भवन है, ध्यान रखेंगे भवन जो है वो कच्ची ईंटों से बना हुई है, ठीक है, कच्ची ईंटों से बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो ईंट है वो अलंकृत ईंट प्राप्त हुई है। यहाँ की जो ईंटें हैं वो अलंकृत ईंट प्राप्त हुई है, यानी उसमें डिजाइनिंग किया हुआ ईंटें प्राप्त हुई है, ठीक है, डिजाइनिंग किया हुआ ईंटें प्राप्त हुई है। साथ साथ ये भी जानना आपके पास है कि यहाँ की जो मोहरें हैं वो बेलनाकार मोहर प्राप्त हुई है, ठीक है। ध्यान रखेंगे यहाँ की जो मोहरें हैं वो बेलनाकार मोहर है, बेलनाकार मोहर है, ठीक है, बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई है। यहाँ की जो मोहरें हैं बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई है। इसके बाद ध्यान रखेंगे कालीबंगा में जो अंत्येष्टि संस्कार होता था, ठीक है, कालीबंगा में याद रखेंगे कालीबंगा में जो अंत्येष्टि संस्कार होता था वो 3 प्रकार से होता था। यानी किसी की मृत्यु होने के बाद किस प्रकार उसे दफनाया जाए कि क्या किया जाए, ये इसका 3 प्रकार हुआ करता था। जैसे कि एक प्रकार था आंशिक समाधान, ठीक है, याद रखेंगे एक प्रकार है आंशिक समाधान। कहने का मतलब हुआ कि
पहले कोई मरे तो पहले जाके खुले स्थान में उसको रख देना। इसके बाद कौवा, चील, गीद जो भी किसको खाना है, खाने के बाद जो रेस्ट बचता था उसको ले जाकर चुन कर फिर जो रेस्ट बचा चुन के उसको दफना देना। ठीक है, इसको एक था पूर्ण समाधान। ठीक है, एक क्या था? पूर्ण समाधान था, पूर्ण समाधान था। यानी कोई डेथ हुए तो उसको ले जाकर मिट्टी के नीचे दफना देना। ठीक है, और तीसरा है दाह संस्कार। दाह संस्कार यानी कोई डेथ हो तो उसे जला दिया जाता था। तो याद रखेंगे यहाँ पर कालीबंगा में अंत्येष्टि संस्कार 3 प्रकार से होता था। एक आंशिक समाधान था, दूसरा पूर्ण समाधान था और तीसरा दाह संस्कार हुआ करता था। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट जो स्थल है वो है बनवाली। ठीक है, नेक्स्ट स्थल है बनवाली। नेक्स्ट स्थल है बनवाली। याद रखें दोस्तों इस स्थल के बारे में, ये स्थल है कहाँ? तो हिसार जिला हरियाणा में। ठीक है, कहाँ है? ध्यान रखेंगे, हिसार जिला हरियाणा में। हरियाणा में एक बात तो इस बात का ध्यान रखेंगे, हिसार जिला हरियाणा में इसकी जो खोज किया था वो R.S. विष्ट नाम का एक व्यक्ति है। ठीक है, इसकी खोज जो किए थे उसका नाम है R.S. विष्ट। ठीक है, नदी का नाम बहुत जगह में बहुत कुछ देता है, लेकिन आपको मैं बहुत ही अच्छी तरह से बता रहा हूं। नदी का नाम आपको याद रखेंगे, सरस्वती नदी। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत जगह नदी का नाम नहीं देता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जो एग्जैक्ट सही है सरस्वती नदी ही इसका होगा। ठीक है, देखिए इस स्थल में अभी भी मैं बताया मैं कि कालीबंगा में हड़प्पा पूर्व और हड़प्पाकालीन संस्कृति मिला था, तो इस स्थल में भी हड़प्पा पूर्व और हड़प्पाकालीन संस्कृति मिला है। साथ साथ में यहाँ जल निकासी प्रणाली का अभाव था। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जल निकासी प्रणाली का अभाव था। ठीक है, अभाव था, उतना अच्छा निकास प्रणाली नहीं था। कहाँ पर से? बनवाली से। ध्यान रखेंगे, बनवाली से जल निकास प्रणाली का अभाव था। यहाँ पे हल की आकृति मिली है। ठीक है, हल की आकृति मिली है, हल की आकृति मिली है। आपको मैं बताया पहले कालीबंगा में कि जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, तो यहाँ पे हल की आकृति मिली। साथ साथ में यहाँ पर सरसों का ढेर भी मिला है। ठीक है, किसका ढेर मिला है? सरसों का ढेर, जिससे हम लोग तेल इस्तेमाल करते हैं, तेल बनाते हैं। ठीक है, सरसों का ढेर। और लास्ट में आपके पर यहाँ पर सेलखड़ी की पकाई गई मुद्राएं मिली हैं, यानी मोहर मिली है। ध्यान रखेंगे, सेलखड़ी की पकाई गई मिट्टी की मोहरें मिली है। ठीक है, एक बात ध्यान रखेंगे। तो ये था आपकी बनवाली। कुछ याद अधिक नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है कि ये हिसार जिला में है, हरियाणा में है। R.S. विष्ट नाम का व्यक्ति ने इसे खोज निकाला था, सरस्वती नदी किनारे है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि हल की आकृति मिली है, जल निकास प्रणाली का यहाँ पर अभाव था। नेक्स्ट स्थल आपके पास है, जो आगे हम बढ़ते हैं, और अगला स्थल आपके पास होगा वो स्थल है सुरकोटदा। ठीक है, सुरकोटदा। चलिए, छोटा छोटा स्थल है, ढेर अधिक लंबा नहीं जाना है। ठीक है, सुरकोटदा स्थल है। ये है कहाँ? आपको पता होगा, ये गुजरात में है। ठीक है, कच्छ जिले गुजरात में है। याद रखेंगे, कच्छ जिले गुजरात में है। इसका खोज 1964 में जगपति जोशी ने खोज निकाला था। ठीक है, जगपति जोशी ने इसे खोज निकाला था। और आपको यहाँ पर से ये दिखाई पड़ता है कि इस स्थल से हड़प्पा सभ्यता का पतन का दृष्टिगोचर होता है। यानी इस स्थल से हड़प्पा सभ्यता का पतन का दृष्टिगोचर होता है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर
घोड़े की अस्थियां मिली है। ठीक है, अब यहाँ पर घोड़े की अस्थियां मिली है और विशेष प्रकार का एक कब्र मिला है। ठीक है, विशेष प्रकार का एक कब्र मिला है। तो याद रखेंगे। अब यहाँ पर आप बताइएगा कि घोड़े की अस्थियां मिली, इसका मतलब हिंदू घाटी सभ्यता में घोड़ा था, ऐसा बात नहीं था। ठीक है, घोड़ा कहीं से आया होगा, किसी कारण डेथ कर गया होगा, वहाँ पर दफना दिया हो गया। तो ये जरूरी नहीं है कि सिंधु सभ्यता में घोड़ा था इसलिए घोड़ा की अस्थियां मिली, ऐसी बात नहीं है। तो याद रखेंगे सुरकोटदा जो कच्छ जिले में गुजरात में है, 1964 में जगपति जोशी ने खोज निकाला था। घोड़े की अस्थियां मिली है और विशेष प्रकार का एक यहाँ पर से मिला है। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं और अगला स्थल देखते हैं हम लोग रंगपुर। दोस्तों अगला स्थल है रंगपुर। तो रंगपुर है कहाँ यह स्थल? तो याद रखेंगे गुजरात में है, गुजरात में है। गुजरात के अहमदाबाद जिले में है रंगपुर। ठीक है, दूसरी बात है ये नदी का नाम रखेंगे, याद रखिएगा इस स्थल का, जहाँ पर जो स्थल मिला है वो है नदी का नाम मादर नदी। ठीक है, उसी नदी किनारे मिला है। इसकी खोज किया था 1954 में एस.आर. राव द्वारा इसकी खोज किया गया था। तो याद रखेंगे कि ये रंगपुर गुजरात में है, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, मादर नदी के किनारे है। 1954 में इसकी खोज एस.आर. राव के द्वारा किया गया था। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखेंगे, यहाँ पर धान की भूसी मिली है। ठीक है, ध्यान रखेंगे धान की यहाँ पर भूसी मिली है। फिर आप यही कहेंगे कि इसका मतलब धान यहाँ होता था, होना गुजरात के एरिया है, यहाँ बंदरगाह हुआ करता था तो धान की भूसी मिली है। ठीक है, कहीं से धान आया होगा। नेक्स्ट स्थल है आपके पास आलमगीरपुर। ठीक है, नेक्स्ट स्थल है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर मैं आपको बता चुका हूँ इस स्थल के बारे में। ये हिंडन नदी किनारे है। ठीक है, यमुना की सहायक नदी है हिंडन नदी, यमुना की सहायक नदी है हिंडन नदी। सबसे पूर्वी स्थल है सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है। इसके बाद याद रखेंगे इसकी खोज जो किए थे वो किए थे यज्ञदत्त शर्मा द्वारा 1958 में, यज्ञदत्त शर्मा द्वारा। ठीक है, कहाँ पर है यह स्थल? तो याद रखेंगे मेरठ में है। ठीक है, मेरठ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। तो चलिए हम लोग इतना जाने कि आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे बसा हुआ है, 1958 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा खोजा गया है मेरठ में, और सबसे ये सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, सबसे पूर्वी स्थल है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, और एकमात्र स्थल जो गंगा यमुना द्वाब पर यह स्थल हुआ करता था, यानी गंगा यमुना द्वाब पर यह स्थल एकमात्र स्थल। नेक्स्ट स्थल है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, और स्थल है सूत का गेंडोर। ठीक है, नेक्स्ट स्थल है सूत का गेंडोर। मैंने आपको इसके बारे में बताया था। ठीक है, ये है कहाँ? तो बलूचिस्तान में है। ठीक है, बलूचिस्तान में है। और ये भी मैं बताया था कि ये दास्क नदी किनारे है। ठीक है, दास्क नदी किनारे है, समुद्री स्थल है, याद रखेंगे समुद्री स्थल है। साथ साथ ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसकी खोज किसने किया था? तो ओरेल स्टाइन, याद रखेंगे किसकी खोज किया था? ओरेल स्टाइन द्वारा। कब खोज किया था? तो याद रखेंगे 1927 में। ठीक है, 1927 में ओरेल स्टाइन द्वारा बलूचिस्तान सूत का गेंडोर नामक स्थान की खोज किया था। यह है कहाँ? बलूचिस्तान में है, दास्क नदी किनारे है। समुद्री स्थल है, होना हो संभवतः एक बंदरगाह भी हो भी सकता है। ठीक है, ये सूत का गेंडोर एक बंदरगाह हो भी सकता है कि समुद्री स्थल है। कहाँ? बलूचिस्तान में, दास्क नदी किनारे, और इसकी खोज 1927 में ओरेल स्टाइन द्वारा किया गया था। ठीक है, और एक दो स्थल बचा हुआ है, उसको भी कर लेते हैं। स्थल को समाप्त करते हैं आज हम लोग। इसके बाद हम लोग कल से इसका लिपि, साथ साथ में सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन के बारे में जानेंगे। तो आज हम लोग जितना बड़ा वीडियो बनता है बनने दीजिए, और हम लोग आज कोशिश करेंगे सारे स्थलों को समाप्त करने का। ठीक है, खैर लंबा वीडियो बनेगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ये कि सारे स्थलों को समाप्त करने के चक्कर में कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, आगे अगला स्थल है कोट दीजी। ठीक है, कोट
दीजी। कोट दीजी है कहाँ? तो कोट दीजी याद रखेंगे सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। ठीक है, कहाँ पर है याद रखेंगे, सिंध प्रांत पाकिस्तान में। ठीक है, सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। नदी का नाम याद रखेंगे सिंधु नदी, नदी का नाम याद रखेंगे सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी, सिंधु नदी के किनारे ये स्थल बसा हुआ है। ठीक है, इसकी खोज जो किया था उसका देखिए, खोज जो किए हैं दो व्यक्ति हैं, एक बात ध्यान रखेंगे, एक का नाम है धुर्ये। ठीक है, एक का नाम है धुर्ये। इस कब खोज किया था? 1935 में। ठीक है, और दूसरा व्यक्ति है फजल अहमद खान। ठीक है, दूसरा व्यक्ति है फजल अहमद खान, इसने भी खोज किया था। तो ये कब किया था? 1955 में। ठीक है, 1955 में। तो ये चीज़ें था कोट डीजे के बारे में कि ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में है, सिंधु नदी किनारे बसा हुआ है। दो व्यक्ति के नाम है, एक धुर्ये 1935 में और फजल अहमद खान 1955 में खोज किया था। ठीक है, अगला स्थल है राखीगढ़ी। ठीक है, नेक्स्ट स्थल है आपका राखीगढ़ी। तो चलिए हम चलते हैं राखीगढ़ी की तरफ। राखीगढ़ी ये हरियाणा में है, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, हरियाणा में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है। आगे बढ़ते हैं, राखीगढ़ी हरियाणा हिसार डिस्ट्रिक्ट में है। इसका खोज सूरजभान ने किया था, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, सूरजभान ने किया था। कब किया था? तो 1969 में किया था। नदी का नाम याद रखेंगे घग्घर नदी। ठीक है, घग्घर नदी। कुछ याद नहीं रखिएगा, इतना सा याद रखिए, काम चल जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और वो स्थल होगा बालाकोट। ठीक है, नेक्स्ट स्थल है बालाकोट। बालाकोट, ये बालाकोट जो है ये है आपका बलूचिस्तान में। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये कहाँ पर है? बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान में है। और इसकी खोज जॉर्ज एफ डेल ने किया था। ठीक है, याद रखेंगे किसने किया था? जॉर्ज एफ डेल्स ने किया था। कब किया था? तो 1963 70 के बीच, यानी 1963 और 70 के बीच में बलूचिस्तान में एक स्थल है बालाकोट, जॉर्ज एफ डेल ने किया था इसकी खोज और 1963 70 के बीच में किया था। ठीक है, चलिए और दो स्थल मैं बताऊंगा लास्ट में। एक है, चलिए मिटाते हैं, एक है आपका धोलावीरा और दूसरा स्थल एक है आपका मांदा। ठीक है, आपको पहले मांदा मैं बोल देता हूं। मांदा आपको पता है सबसे पूर्वी सबसे उत्तरी स्थल है, सबसे उत्तरी स्थल आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता का। मांदा चिनाब नदी किनारे बसा हुआ है, कश्मीर में है, इस बात का भी आपको सब पता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे मांदा है कहाँ? मांदा आपका कश्मीर में है। ठीक है, कश्मीर में है, चिनाब नदी किनारे है। ठीक है, चिनाब नदी किनारे है और ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है, ये भी आपको पता है। इसकी खोज 1982 में जगपति जोशी जेपी जोशी, ठीक है, जेपी जोशी और मधुबाला, ठीक है, मधुबाला, इन दोनों ने किया था। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर किया था, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो मांदा के बारे में कुछ नहीं याद रखिएगा कि कश्मीर में है और चिनाब नदी किनारे है। जेपी जोशी और मधुबाला ने इसकी खोज किया था 1900 बार मेरे दिमाग में 1800 चल रहा है, 1800 नहीं 1982 में। और लास्ट एक स्थल के बारे में बता रहा हूँ, वह स्थल है धोलावीरा। ठीक है, याद रखेंगे धोलावीरा सबसे नवीनतम स्थल, ये भी ध्यान रखेंगे। ये कहाँ पर है? गुजरात में है, आपको पता है गुजरात में है यह स्थल। और इस बात का ध्यान रखेंगे गुजरात के कच्छ, ठीक है, कच्छ भचाऊ तालुका में है, ये भी ध्यान रखेंगे भचाऊ तालुका में है, गुजरात के कच्छ के भचाऊ तालुका में है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसकी खोज याद रखेगा 1967 में जेपी जोशी ने किया। ठीक है, जेपी जोशी ने किया और
1990-91 में एक दूसरा व्यक्ति है, ठीक है, RS बिष्ट ने किया था, ठीक है, RS बिष्ट ने किया था। धोलावीरा याद रखेंगे कहाँ पर है, गुजरात के कच्छ एरिया में, भचाऊ तालुका में है। 1967 में JP जोशी ने किया, 1990-91 में RS बिष्ट ने इसी का दोबारा खुदाई किया था, ठीक है। एक बात तो इसमें कहा जाता है, अभी तक आपने पढ़ा कि जितने भी सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल है वो नगर को 2 भागों में बटा हुआ था, लेकिन ये एक पहला स्थल ऐसा जो यहाँ के नगर 3 भागों में बटा हुआ था, 3 भागों में बटा हुआ था, याद रखेंगे 3 भागों में बटा हुआ था। एक तो आपका था दुर्ग भाग, ठीक है, दुर्ग भाग जिसको आप समृद्ध लोग रहा करते थे। एक है आपका मध्यम भाग, ठीक है, मध्यम भाग यानी कुछ अच्छा आदमी, कुछ पैसे वाले लोग रहते होंगे, और लास्ट में आपका है एक निचला भाग। होना हो इस निचला भाग में गरीब गुरबा लोग रहता होगा, ठीक है, रहता होगा। तो एकमात्र स्थल जिसका नगर को 3 भागों में बटा हुआ था, एक दुर्ग भाग, दूसरा मध्यम भाग और तीसरा निचला भाग, ठीक है। चलिए इतना हम लोग जानने के बाद, इतना तो ध्यान रखेंगे, ये जानने के बाद हम लोग, मैं कोशिश कर रहा हूँ इस बात को लेकर कि मोटा मोटी जो भी एक स्थल था वो आपको बता दिया गया, और जो कुछ लास्ट स्थल बचा हुआ है तो मैं आगे कोशिश करूँगा आपको PDF देने के लिए, ठीक है। उस PDF में आपका सारा फैक्ट आपके तक पहुँच जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक रहते हैं, और दोस्तों अगर कुछ तरह की कोई गलतियाँ हो तो आप लोग कमेंट करेंगे, किसी पर कोई गलतियाँ कमेंट करेंगे, और मैं आपके कमेंट को पढ़ने के बाद कोशिश करूँगा कुछ जवाब देने के लिए, और जवाब मैं देता भी हूँ, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, पूरे वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।